राजकीय चिकित्सालय से रेफर, महिला की एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद हुई मौत, बच्चा सुरक्षित। बीते शुक्रवार को राज्य चिकित्सालय में उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के ग्राम बड़ेपुर मजरापुरी निवासी सरनजीत की 32 वर्षीय पत्नी रेणु गर्भवती थी। बीते बृहस्पतिवार सुबह रेणु को प्रसव पीड़ा पर परिजन यहां के राजकीय चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां पर महिला चिकित्सक ने उसे कहीं और दिखाने की सलाह दी, जिस पर चिकित्सालय की आशा कार्यकर्त्री उसे एक निजी अस्पताल लेकर चली गई, जहां पर एक BOMS महिला डॉक्टर मौजूद थी। उसने उसको देखकर कहा कि सब ठीक ठाक है, शाम तक डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन रेणु को 5 बजे अधिक पीड़ा होने लगी, जिस पर महिला चिकित्सक ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिस पर उन्होंने एक सर्जन को बुलाया और उसका ऑपरेशन कर दिया गया। उसके बाद उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे चिकित्सकों ने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए सलाह दी। इसके बाद रेणु को अधिक रक्त रिसाव होने लगा, जिस पर महिला चिकित्सक ने पुनः सर्जन को बुलाया तो देखा कि महिला की मौत हो चुकी है। इस पर परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। उन्होंने कहा कि जब हमारा जच्चा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था तो उसकी मौत कैसे हुई। इस बात पर जब CMS SK दीक्षित से वार्ता की गई तो उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि रेणु नामक महिला अस्पताल आई थी, लेकिन वह बाहर कैसे गई, इसकी जांच की जा रही है। अगर इसमें कोई भी चिकित्सक की आशा दोषी पाई जाती है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक टीम भी गठित कर दी है। इस दौरान निजी अस्पताल में टीम के साथ एक डॉक्टर अमरजीत सिंह साहनी पहुंचे और उन्होंने बताया उनके पहुंचने पर वहां कोई स्टाफ ट्रेंड नहीं था और एक BMS महिला चिकित्सक थी और वहां पर कई प्रकार की अनियमितताएं भी पाई गई हैं, जिसके कारण अस्पताल को सीज कर दिया गया। इस दौरान आशा कार्यकर्त्री मंजू चौहान ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब अस्पताल के अंदर 5-5 सर्जन मौजूद हैं तो मरीजों को बाहर क्यों भेजा जाता है और गर्भवती महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी न करते हुए भी उनका ऑपरेशन कैसे कर दिया जाता है, जिसके एवज में उनके पैसों की भी मांग की जाती है। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्त्रियों को मात्र 3200 रुपये मानदेय दिए जाता है। इस 3200 के मानदेय पे वह अपना जीवन यापन कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मानदेय खत्म करके उनको वेतन दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 6 माह से उनका वेतन नहीं दिया जा रहा है। उनका जीवन यापन करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 24-24 घंटे आशाओं से कार्य कराए जाते हैं, जबकि डॉक्टर 1-1 लाख रुपए की तनख्वाह लेकर मजे मार रहे हैं। इस बार पूर्व में भी स्वराज एक्सप्रेस की टीम ने CMS को चेताया था, लेकिन उसके बाद भी घटना घटित हो गई। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। मेरे अभी संज्ञान में आया और मैंने तत्काल SDM साहब के निर्देशानुसार और जो है हमारी टीम को तुरंत मैंने रवाना किया। उसमें जिसका नेतृत्व डॉक्टर अमरजीत ने किया, उन्होंने तत्काल जाकर के वहाँ पर कार्रवाई की और उस चिकित्सालय को भी सील कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो है जो आशा के बारे में कहा गया है उसके लिए भी हमने, और जो हमारे स्टाफ के संलिप्तता के बारे में भी ऐसा खबर मुझे मिली तो उसकी भी मैंने उस संबंध में भी एक जांच समिति गठित कर दी है, जिसमें कि वो अपने आख्या जो है मुझे 2 दिन के अंदर प्रस्तुत करेगी और निश्चित है जो दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। आज अभी मैंने इसी से संबंधित तो मैं नहीं कहूँगा, परंतु हमारे यहाँ कुछ समस्याएं आशाओं की भी और हमारे चिकित्सालय स्टाफ की भी आ रही थी। उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने आज ये बैठक आयोजित करी और चूँकि अभी मुझे यहाँ पे प्रभार संभालते हुए भी कुछ ही समय हुआ है, जिसमें कि मैं कहूँगा कि गिने चुने 10-12 दिन ही हुए, तो उसमें मैंने ये प्रथम बैठक की है, तो जिससे कि मैं रूबरू भी हो जाऊँ, एक दूसरे को जाने, हम हमारी आशाएं हैं, हमारा उनकी क्या समस्याएं हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की, उनसे भी हमने उनकी समस्याएं भी सुनी और उनका भी निराकरण के लिए भी हमने उन्हें आश्वासन दिया है और हमको उसको जल्द ही निराकरण उसका करेंगे। जी, ये बिंदु भी हमने अभी अपनी आशाओं की बैठक में कुछ आशाओं से हमें ये भी शिकायत भी थी, लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया कि जो है चूँकि 8 से 2 चिकित्सालय हमारा डेफिनेटली OPD सेवाएं और हमारी इमरजेंसी सेवाएं रहती हैं और 2 बजे के बाद इमरजेंसी सेवाएं निरंतर जारी रहती हैं। तो आशाओं का कहना ये हुआ कि आपके यहाँ जो है चिकित्सालय में चूँकि 2 बजे के बाद
जो है ऑन कॉल डॉक्टर जो है वो आ करके और वो प्रसव करा रहे हैं, और उनके द्वारा भी, और हमारी जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी जो है अपना काम कर रही है। परंतु जो है अगर ऐसी मेरे से मैंने ये कहा है उनसे कि यदि आपकी स्तर से कोई गलती है और आप ऐसा कर रहे हैं और आप संलिप्त पाए गए इसमें कि आपने जो है मरीज का प्रसव जो है कहीं अन्यत्र किसी अन्य चिकित्सालय में, निजी चिकित्सालय में निजी स्वार्थ के लिए किया है और मुझे जानकारी प्राप्त हुई, तो निश्चित है कि आपको भी बख्शा नहीं जाएगा। ये उनको हिदायत दे दी गई है। जब वहाँ मौके पर पहुँचा तो मृतिका के परिजन वहाँ पे मौजूद पाए गए। उनका ये बताना था कि जब इसको प्रसव पीड़ा हो रही थी तो हम इसको सरकारी अस्पताल लेकर गए और वहाँ पे बताया गया था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, ठीक है। लेकिन वहीं पर एक मौजूद आशा जो थी वो कहने लगी कि नॉर्मल डिलीवरी में समय लगेगा, तो अभी यहाँ इंतज़ार करने से अच्छा है तब तक हम किसी दूसरे डॉक्टर को भी एक बार सलाह ले लेते हैं। वो सलाह लेने के हिसाब से कहकर उनको यहाँ से ले गई और वहाँ जाके जब वहाँ कोई डॉक्टर तो उनको मिला नहीं, एक BMS डॉक्टर थी जो कि वहाँ मौजूद मिली, तो उन्होंने कहा सब कुछ नॉर्मल है, अभी शाम रात तक बच्चा हो जाएगा। तो उन्हें वहाँ सही लगा, जो भी जैसे कन्विंस किया होगा, तो वहाँ जाकर वो भर्ती हो गई। उसके बाद रात को लगभग 3 बजे 2 बजे के पास उसको प्रसव पीड़ा ज़्यादा तेज़ी से शुरू हो गई। फिर 5 बजे उस नर्स का कहना हुआ कि ये पीड़ा बढ़ती जा रही है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो कहीं बाहर गई हुई है, तो हम अपने सर्जन को बुला रहे हैं, वो ऑपरेशन करेंगे। तो अब वो गांव के लोग थे, उन्होंने कहा हमें बड़े ऑपरेशन हम करा लेंगे लेकिन हमारा जच्चा बच्चा ठीक होना चाहिए। 5 बजे के लगभग डॉक्टर साहब और जो सर्जन साहब है वो और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट दोनों वहाँ पहुँचे और 5:05 पे बच्चा हो गया। मृतिका के परिजनों का कहना है कि तब हमारा जच्चा बच्चा दोनों ठीक थे। उसके बाद बच्चे को दिखाने के लिए किसी पीडियाट्रिशियन के पास वो ले गए जहाँ बच्चों को देखा जाता है, और महिला को देखने के लिए जो पोस्ट ऑप में आफ्टर ऑपरेशन वहाँ नर्सिंग केयर होनी चाहिए थी, वहाँ पे उसकी कोई सुविधा नहीं थी, जो कि उनको भी इतनी ज्ञात नहीं था उन परिजनों को कि ऐसी भी कोई सुविधा होनी चाहिए। तो वहाँ पूरे अस्पताल में मौजूद एक स्टाफ नर्स वहाँ पर रही, जिसने 2-3 घंटे तक उसको देखा और उसको या तो समझ नहीं आया, और 9 साढ़े 9 बजे के पास उसने जब उसे चेक किया तो उसकी BP पल्स काफ़ी कम हो चुका था। तो उन्होंने फिर से सर्जन साहब को कॉल किया। सर्जन साहब जब वहाँ पहुँचे तो मृतिका की मृत्यु हो चुकी थी, ऐसा सर्जन साहब का कहना है। तो इसमें जहाँ तक लापरवाही देखी जा रही है वो ये है कि जो पोस्ट ऑप में हमारा स्टाफ रखा जाता है वो नहीं था वहाँ पर मौजूद, और नाम मात्र एक BMS के द्वारा वो अस्पताल संचालित किया जा रहा है। और CMO साहब का रजिस्ट्रेशन वहाँ पे पाया गया CEA का, लेकिन उसमें अनुमति दी गई है कि एलोपैथी अस्पताल चलाने की। एलोपैथी अस्पताल में हम ये प्रसव पीड़ा वाले या सर्जरी के केसेस नहीं कर सकते हैं, उसकी अनुमति वहाँ पे नहीं दी गई थी। इसको देखते हुए, एक लापरवाही को देखते हुए, और जैसे कि उनके CEA से वो पूरे मानक पूरे ना करते हुए अस्पताल में ज़्यादा चीज़ें मौजूद थी, पैथोलॉजी को चला रहे थे, मेडिकल स्टोर था उसके अंदर, तो ये चीज़ें CEA के अंडर में नहीं आती थी, जो CEA उनके पास था। इसको देखते हुए फिर उसका CEA का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया एवं उस अस्पताल को सील कर दिया गया। यही कह रही हूँ सर, मैं आशा कार्यकर्ता मंजू चौहान हूँ, काशीपुर से ही। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि यहाँ सब वो केस रेफर क्यों हुआ जब 5 सर्जन हैं यहाँ और नशे वाले डॉक्टर भी हैं। अगर कोई समस्या थी भी तो CMS सर के पास जाते ना, उनसे समस्या का समाधान करते। क्यों तो हल्द्वानी भेजा जा रहा है जब 5 सर्जन हैं, और क्यों यहाँ डिलीवरी नहीं हो रही है, क्यों लिखित में नहीं दे रहे हैं ये कि क्या कहते हैं कि यहाँ डिलीवरी नहीं होगी। क्यों कह रहे हैं भाई, जब सर्जन भी है नॉर्मल डिलीवरी हमारी सिस्टर करती हैं, तो फिर क्यों नहीं हुआ वो सीजर यहाँ? ऐसी क्या स्थिति थी? एक चीज़ और, ये कहते हैं CBSE जो CBC पॉजिटिव होता उसका केस नहीं होता। मेरी एक डिलीवरी थी आज से 3 साल पहले, तो वो गरीब थी, इन्होंने मना कर दी, वो घर चली गई। वहाँ से वो आई लौट के, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, वो यहीं आ गई। उसने डिलीवरी रूम के बाहर ही उसकी डिलीवरी हो गई, तो इन्होंने उसे कैसे ठाया? वो तो CBSE पॉजिटिव थी। होती है, गारंटी से होती है, मगर डॉक्टर नहीं करना चाहती हैं। डॉक्टर ये कहती हैं कि कौन पड़ेगा चक्कर में नॉर्मल के, क्योंकि उसमें तो कई दिन लग जाते हैं। ठीक है, सारी डॉक्टर नहीं कहती हैं, कुछ डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि कौन पड़ेगा चक्कर में, सीजर कराओ, जांच कराओ, सीजर कराओ और अपने घर जाओ 5वें दिन। ठीक है, डॉक्टर भी खुश, बच्चे भी वहाँ जाता है, 5,000 रुपये जाते हैं, डॉक्टर लेते हैं, स्टाफ लेता है, नहीं कुछ नहीं।
अगर रसीद मांगो तो कि मिठाई के पैसे दो, वो मत दो। हमारा मानदेय सिर्फ 3300 रुपये है आशा कार्यकर्ताओं का। क्या इतने में आशाओं के घर चल जाएंगे? मैं मोदी जी से यही पूछना चाहती हूँ, क्या उनके खर्चे अगर वो 3500 रुपये में अपने बच्चों को पाल के दिखा दें या अपने घर को पाल के दिखा दे, तो आशा कार्यकर्ता वो अपने पूरी जीवन सेवा करेगी। क्यों नहीं कर रहे हैं आशाओं का मानदेय छोड़ो, हमारी तो तुम सैलरी कर दो ना आप। हम कब कह रहे हैं हम खुशी से अगर आपका काम ना करें। जो 70,000 रुपये ले रहे हैं डॉक्टर, नर्स या कोई भी स्टाफ ले रहा है, मास्टर भी ले रहे हैं, क्या वो पूरे 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं? जो हम आशा कार्यकर्ताओं से हर काम करा लिया जाता है। क्यों हमें सर्वे दिए जाते हैं अलग अलग तरीके के? क्यों नहीं करवाते हो आप अपने डॉक्टरों से? क्यों हम पे थोप दिया जाता है कि आशा कार्यकर्ताएं करेंगी? डीएम, एसडीएम ये लोग क्यों हम पे दबाव बनाते हैं? 6 महीने से 1 रुपया नहीं आया हमारा। बताओ कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? अभी तक मेरी बच्ची का एडमिशन नहीं हुआ स्कूल में। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसकी फीस गई नहीं। 2000 रुपये उसके रुक गए। ठीक है, रुक गए उसके 2000 रुपये। मेरे 2000 रुपये के पीछे मेरी बच्ची का जीवन बर्बाद हो रहा है, उसकी पढ़ाई बर्बाद हो रही है। ठीक है, मगर टीचर ने नहीं दिए क्योंकि सैलरी नहीं आई। 6 महीने हो गए। ठीक है, इस वजह से मैं उसे पैसे नहीं दे पाई। उसने अपने उसका पेपर टीसी रोक ली। अब बताओ मैं क्या करूं फिर? हैं, ये बताओ। तो मेरी बच्ची का ये साल बर्बाद जाएगा नहीं जाएगा? तो अब आपकी क्या मांग है? मेरी मांग ये है, पहली बात आशाओं का मानदेय हटा दिया जाए, आशाओं को सैलरी बांध दी जाए। ठीक है, फिक्स सैलरी 10 से लेकर 20,000 15,000 तक तो सैलरी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे काम 24 घंटे के हैं। और दूसरी बात, एक काम नहीं है हमारे पास डिलीवरी वाला। हमें डेंगू का सर्वे, मलेरिया का सर्वे, टीबी का सर्वे, हर बीमारी का सर्वे आशा कार्यकर्ता करती है। ठीक है, तो क्यों दे दिए जाते हैं? हमारा काम 2 है सिर्फ, एक टीकाकरण कराना, एक डिलीवरी कराना। तो क्यों आशाओं के इस काम के अलावा दूसरे काम हमें थोप दिए जाते हैं? क्यों अधिकारी हमारे हमें देते हैं? जो सैलरी ले रहे हैं वो लोग करेंगे ना, हम आशा कार्यकर्ता है क्यों करेंगे इस काम को? हैं, हम तो अपना टीकाकरण कर वही वाला काम करेंगे। हम ये करेंगे क्यों? और इसमें क्या मिलता है? कुल 400 रुपये हमें मिलते हैं एक केस पे, जिसमें कि हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि आशा तो 80 70 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। अगर हम कमाते तो हम गलियों में क्यों घूमते? घर तुम्हारी तरियो गाड़ी में नहीं घूमते हम। अगर मेरी बात गलत हो तो आप बताओ। मैं तो प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से यही पूछना चाहती हूँ। वो एक बार संसद में ये बोल रहे थे ना कि मैंने आशाओं के 2000 रुपये कर दिए। अरे 2000 का तो सिलेंडर भर जाता है आज के टाइम में। 1000 का भरता है नहीं भरता है? और 1000 में हम अपना घर चला लेंगे? कौन सा तीर मार दिया इन्होंने? अभी आशाएं कितनी सारी कोरोना में मरी हैं, उनके बच्चों को कुछ मिला है? और कितनी आशाएं अभी विधवा हो गई हैं? क्या दिया है आशाओं को? काम पे काम दिए जा रहे हैं। मैंने कितने कामों से मना कर दी, मैं नहीं करूँगी। जिससे जो हो वो करो, मैं नहीं करूँगी। पहले पैसा डालो, जैसा काम वैसा दाम।